नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इसराइल और फ़लस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है, विवाद चल रहा है। हमास ने जिस तरीके से बर्बर कार्रवाई की, बर्बर तरीके से लोगों को मारा, हमले किए, उसके बाद इसराइल ने युद्ध की घोषणा की और लगातार तबाही का दौर गज़ा पट्टी में, उस इलाके में चल रहा है। दरअसल उसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं कि कौन ठीक है, कौन गलत है, क्या नहीं है। लेकिन मुझको ये लगा कि ये बताने की ज़रूरत है कि दरअसल इन सब चीज़ों के पीछे इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, और हमास ने जिस तरीके से हमले किए हैं इसराइल के ऊपर, पहले इसराइल के तमाम शहरों में रॉकेट से हमले किए, उनके पीछे का इतिहास क्या है, किस तरीके से। इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में युद्ध हो रहा है। दरअसल ऐसा है भी नहीं। फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में 100 साल से भी ज़्यादा पुराना विवाद है। उस विवाद को हल करने की तमाम कोशिशें हुई। उसके बाद पिछले काफ़ी दिनों से फ़लस्तीन और इसराइल के बीच विवाद लगभग हम मान सकते हैं कि थमा हुआ है, या ये कह लीजिए कि अब जो दोनों के पक्ष में और विरोध में लोग थे, देश और दुनिया की, उन देशों में और दुनिया में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हुई, बदलाव हुए, तो लोगों को अपने संबंधों में भी बदलाव करने पड़े। यानी इसराइल और फ़लस्तीन का जो मसला, फ़लस्तीन का मसला पिछले एक समय में, आज से 20-25 साल पहले जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा करता था, वो काफ़ी कुछ थमा हुआ है। हालांकि बीच बीच में हमास के कई बार हमले होते रहे और उसको लेकर के इसराइल की प्रतिक्रिया भी होती रही, लेकिन काफ़ी दिनों से ये उस तरीके से मुद्दा सुर्खियों में नहीं रहा जैसे कि पहले रहा करता था। थोड़ा सा इस पर नज़र डालें तो सबसे पहले जो तात्कालिक कारण है उसकी हम चर्चा करें कि ये दरअसल हमास कौन है, फ़लस्तीन क्या है और इसराइल क्या है। इसराइल की जो भौगोलिक स्थिति है उसको जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम दुनिया के नक्शे में इसराइल को देखें तो इसराइल के उत्तर में लेबनान है, इसराइल के दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में आप कह सकते हैं कि मिस्र है, इजिप्ट, और बिल्कुल दक्षिण में उसके भूमध्य सागर है, महासागर, समुद्र है, और दक्षिण पूर्व की ओर जॉर्डन है, जॉर्डन के पास सीरिया है। ये उसके बिल्कुल करीबी पड़ोसी देश हैं इसराइल के। यहाँ पर जो फ़लस्तीन की हम बात करते हैं, फ़लस्तीन बिल्कुल इसराइल की सीमा के भीतर है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक इसराइल एक बड़ा सा देश है तो उसमें एक छोटा सा हिस्सा, और एक छोटा सा एक हिस्सा नहीं बल्कि कह लीजिए कि दो हिस्से, एक उसके पूर्वी साइड में जिसको हम लोग वेस्ट बैंक कहते हैं, और दूसरा उसके पश्चिमी साइड में जिसको हम लोग गज़ा पट्टी कहते हैं, जो कि भूमध्य सागर से लगी हुई एक 41 किलोमीटर की एक पट्टी है। और वो एक तरफ नीचे की ओर वो इजिप्ट से उसकी सीमा लग रही है, और बाकी वो तीनों तरफ से इसराइल से घिरा हुआ है। इसराइल ही है, वो इसराइल के बिल्कुल लगा हुआ है। तो जो फ़लस्तीन जिसको कहा जाता है वो बेसिकली यही वेस्ट बैंक और गज़ा पट्टी, इन दोनों हिस्सों को मिला करके कहा जाता है। और ये दोनों हिस्से बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तरफ वेस्ट बैंक है और दूसरी तरफ गज़ा पट्टी है। एक चीज़ और है, इसराइल के पूर्वी भाग में वेस्ट बैंक है, लेकिन उसको हम कहते हैं वेस्ट बैंक। क्यों कहते हैं, इसकी भी एक कहानी है। इसकी कहानी ये है कि इसको इसराइल ने जॉर्डन से हथियाया था, जॉर्डन से छीना था, इसको युद्ध हुआ था, उसमें इसको अपने कब्जे में लिया था, और गज़ा पट्टी है। तो इन दोनों ही जगहों पर एक समझौते के बाद यहाँ पर जो फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, फ़लस्तीनी मुक्ति मोर्चा जिसको कहते थे, फ़लस्तीनी मुक्ति संगठन जिसके नेता यासिर अराफात हुआ करते थे, उनके साथ एक समझौता हुआ था, यानी पीएलओ के ही साथ समझौता हुआ था, और इस इलाके को फ़लस्तीनी अथॉरिटी का नाम दिया गया था, वेस्ट बैंक और गज़ा का। इन दोनों ही जगहों पर पहले फतह पार्टी की, जिसके नेता जो आजकल शासन चल रहा है और इसके नेता आजकल महमूद अब्बास हैं, पहले यासिर अराफात हुआ करते थे, उसकी पार्टी की सरकार चल रही थी। लेकिन हमास फतह पार्टी की ही एक प्रतिद्वंदी पार्टी है, उसके खिलाफ लड़ता रहा, और आखिरकार 2007 में उसने ये जो गज़ा पट्टी वाला इलाका है,
इस पर पूरी तरीके से शासन कर अपना कब्जा जमा लिया। यानी अगर हम देखें तो जो फ़लस्तीन है वो बेसिकली दो भागों में तो पहले ही था, लेकिन उसको जॉइंटली वहाँ पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी का नाम दिया। पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी अब केवल वेस्ट बैंक में ही शासन कर रही है, सीधे तौर पर उसका वहीं पर नियंत्रण है। गज़ा पट्टी पर, गज़ा स्ट्रिप जिसको कहते हैं, यहाँ पर हमास जो है, जिसको बहुत सारे अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल और तमाम देशों ने एक आतंकवादी संगठन के रूप में इसको रिकॉग्नाइज़ कर रखा है और इसको एक प्रतिबंधित कर रखा है, उसका पूरी तरीके से यहाँ नियंत्रण है। ये बीच बीच में कई बार इसका इसराइल के साथ युद्ध होता रहता है। इसके साथ क्या है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से कह सकते हैं आपकी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चरमपंथी संगठन है। इनका उद्देश्य क्या है, जैसे कि ओस्लो समझौता 1993 में हुआ, जिसके तहत अभी हमने आपको बताया कि फ़लस्तीन को रिकॉग्निशन मिल गई और एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी के रूप में कि वो गज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक में शासन करेगी। पीएलओ के साथ उसकी बातचीत हो गई। तो उसमें वो जो समझौता था अमेरिका ने फ़लस्तीन और इसराइल के बीच कराया था, तो दो बातें हुई थी। एक तो इसराइल ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मान्यता दे दी वहाँ पर, पीएलओ को, कि आप उसको वहाँ पर शासन कर सकते हैं, और फ़लस्तीन ने भी इसराइल को एक इंटरनेशनल नेशन के तौर पर, कंट्री के तौर पर मान्यता दे दी, क्योंकि उसके पहले वो इसको नहीं मान्यता दे रहा था, उसको एक देश के रूप में वो नहीं मानता था। लेकिन हमास पार्टी जो है ये अभी भी इसराइल को नहीं मानता है, और उसका ये मानना है कि इस पूरे इलाके पर, यानी जहाँ पूरा का पूरा इसराइल है, वो उसको अपना मानता है, और उसका ये लक्ष्य है कि एक समय वो इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लेगा। वो यानी फ़लस्तीनी लोग, यानी अरब लोगों का ये नेटिव प्लेस है। इसकी कहानी अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे है। तो मुख्य रूप से झगड़ा जो है वो इसराइल और इस हमास संगठन के बीच में है, और उसी के बीच में लड़ाई हो रही है जो गज़ा पट्टी में पूरे इसराइल अब हमले कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा 100 साल पुराने इसके इतिहास पर जाते हैं। दोस्तों, 1914 से 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके कई सारे परिणाम निकले, कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले। एक तो ये हुआ कि कई साम्राज्यों का विघटन हो गया। जर्मनी का, रूस का ज़ारशाही है, ऑटोमन साम्राज्य था तुर्की का, और यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का, ख़ासतौर से जो यूरोप था, उसका एक नक्शा ही बदल गया, पूरा उसका मानचित्र बदल गया। कई सारे देशों की सीमाएं बदल गईं। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया जैसे कई नए देशों का उदय हुआ। 1918 के बाद जब विश्व युद्ध खत्म होता है तो ये फ़लस्तीन का इलाका, तब इसको फ़लस्तीनी एरिया ही कहा जाता था, फ़लस्तीनी क्षेत्र कहा जाता था, ये आ गया ब्रिटेन के नियंत्रण में, ब्रिटेन के अधिकार में आ गया। अब ब्रिटेन के अधिकार में आ गया तो उसके बाद फिर जो परिस्थितियां बनती हैं, और फिर पता है आपको कि लगभग 20 साल के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की भी शुरुआत होती है 1939 में। लेकिन उस दौरान जो परिस्थितियां बन रही थीं, तमाम जगहों से यहूदी परेशान किए जा रहे थे यूरोप में। ख़ास तौर से 1933 में जर्मनी में हिटलर के आने के बाद यहूदियों पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ, बर्बर कार्रवाइयाँ हुई, तो दुनिया भर के जो यहूदी थे, और यहाँ पे चूँकि फ़लस्तीन वाला एरिया जो था, यहाँ ये माइनॉरिटी में थे, और अरब जो कम्युनिटी के लोग थे वो यहाँ पे मेजॉरिटी में थे, लेकिन ब्रिटेन का इलाका था तो यहूदियों को यहाँ आने में आसानी हो रही थी। तो बहुत सारे पूरे यूरोपियन इलाकों से जो यहूदी थे, जहाँ वो पीड़ित किए जा रहे थे, वो भाग करके अपना इसी इलाके में आए, और यहाँ धीरे धीरे उनकी संख्या काफ़ी बढ़ती चली गई। इसका वहाँ के जो अरब लोग थे विरोध कर रहे थे, और इसी दौरान जब हिटलर की तानाशाही और यहूदियों के ख़िलाफ़ जो बर्तापूर्ण कार्रवाई हुई, अत्याचार हुआ, तो ब्रिटेन के ऊपर ये दबाव बढ़ा कि वो यहाँ पर एक यहूदियों के लिए एक नेशनल होम की स्थापना करें, यानी एक कंट्री जैसा यहाँ पर उनके लिए बनाए। बेसिकली सीधे तौर पे कहिए तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कहा कि फ़लस्तीन के एरिया में एक छोटी सी जगह पर यहूदियों के लिए एक उनका देश बनाया जाए, क्योंकि यहूदियों का अपना कोई देश था नहीं जिसको अपना क्लेम करते। अब यहाँ पर ब्रिटेन ने वो कोशिश की, अरब के लोगों ने उसका, वहाँ के जो मूल निवासी थे फ़लस्तीनी लोग थे, उन्होंने उसका विरोध किया। दोनों के बीच में संघर्ष भी हुआ, यहूदियों के बीच में और फ़लस्तीनी लोगों के बीच में।
इस बीच द्वितीय विश्व युद्ध फिर छिड़ जाता है और 1918 यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो लीग ऑफ नेशंस बना था वो भी फेल हो जाता है, जिसके ज़रिए ये दबाव डाला गया था कि ब्रिटेन यहाँ पर यहूदियों के लिए एक नेशनल होम की स्थापना करे, एक राष्ट्र की स्थापना करे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होती है तो यूनाइटेड नेशंस ने इसमें हस्तक्षेप किया और ये कहा कि सीधे तौर पर जो क्षेत्र जहां पर बहुतायत में अरब मूल के लोग हैं यानी फ़लस्तीनी लोग हैं वो एरिया उनको दे दिया जाए और जहां पर यहूदी लोग बहुतायत में हैं, उनकी मेजॉरिटी है, वो एरिया उनको दे दिया जाए। लेकिन वहाँ के फ़लस्तीनी लोग ये नहीं चाहते थे। तो 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया और संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि एक रेफरेंडम कराया और आखिर में यही व्यवस्था दी कि जहाँ यहूदियों की मेजॉरिटी है वहाँ यहूदी लोगों के लिए एक देश बना दिया जाए, जहाँ अरब मूल के लोग हैं वहाँ फ़लस्तीनियों का एक देश बना दिया जाए और यरूशलेम को एक इंटरनेशनल सिटी के तौर पर मान्यता दे दी जाए। लेकिन इनको जो यहूदी नेता थे उन लोगों ने तो इसको स्वीकार कर लिया, उनके लिए तो एक नई चीज़ मिल रही थी और वो ये चाहते भी थे। लेकिन फ़लस्तीनी लोगों ने इसको अस्वीकार कर दिया तो ये बेसिकली इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। लेकिन 1948 में जो उस समय के यहूदी नेता थे उन लोगों ने अपने को एक अलग राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया और उसका नाम रखा इसराइल। उसको किसी भी तरीके से अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। फ़लस्तीन को भी अलग अलग तरीके से पैलेस्टाइन कहते हैं, फ़लस्तीन कहते हैं, फ़िलिस्तीन कहते हैं। मैं उसको फ़लस्तीन बोल रहा हूँ तो आप उसको वही समझिएगा। अब इसमें क्या हुआ कि अब इज़राइल यहाँ पर जब आ गया, एक देश के तौर पर उसने अपने को घोषित कर दिया, बहुत सारे देशों ने उसको मान्यता भी दे दी। लेकिन उसके जो पड़ोसी देश थे यानी इधर दक्षिण में मिस्र है, उधर उसके पूर्वी भाग में जो है वो जॉर्डन है, उधर सीरिया है और पास में इराक भी है, उत्तर में लेबनान है। तो इन लोगों ने अब ये सारे इनके पड़ोसी बन गए। इनकी वजह से, इज़राइल की वजह से, इज़राइल ने तरक्की भी बड़ी तेज़ी से की, उससे इन लोगों को होने लगी दिक्कत। 1948 में इन सभी लोगों ने मिलकर के उस पर हमला बोल दिया, लेकिन इज़राइल ने इन सब को संयुक्त रूप से हरा दिया। अब हराने के बाद उसका जो एक कह सकते हैं आपकी मनोबल था वो और ज़्यादा बढ़ गया, ऊंचा हो गया। अब फ़लस्तीन को जो एरिया देना भी चाहिए था उसने सब उन पर भी कब्जा कर लिया। एक बहुत छोटे से इलाके में फ़लस्तीनी लोग सिमट करके रह गए, बहुत सारे लोग वहाँ से भाग करके विस्थापित हो गए। और ये लोग जो थे, जो इज़राइल के पड़ोसी देश थे जिनका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, मिस्र, जॉर्डन और ये सीरिया, ये सारे देश फ़लस्तीनियों का समर्थन कर रहे थे। 1967 में एक बार इन सब लोगों ने फिर से हमला बोला, तैयारी की, लेकिन उससे पहले इज़राइल ने ही इनके ऊपर हमला बोल दिया। महज 6 दिनों तक ये लड़ाई चली और इज़राइल ने बुरी तरीके से इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से पराजित किया। पराजित करने के बाद उसने जो ये गज़ा पट्टी है, ये बेसिकली पहले ये मिस्र के अधिकार में होता था, इसने इसको छीन लिया, अपने कब्जे में ले लिया। उधर जॉर्डन से वेस्ट बैंक वाला इलाका, इसीलिए वो चूँकि जॉर्डन के कब्जे में, जॉर्डन के पश्चिमी हिस्से में था, इसीलिए उसको वेस्ट बैंक कहते थे, उसको अपने कब्जे में ले लिया। और ये अब तय हो गया कि ये सभी लोग मिल करके भी इज़राइल को हराने की स्थिति में नहीं। लेकिन उसी समय फ़लस्तीनी लोगों के अंदर भी पूरा आंदोलन चल रहा था, रणनीति बन रही थी और एक संगठन बनता है फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फ़लस्तीनी मुक्ति मोर्चा या फ़लस्तीनी मुक्ति संगठन। और 1969 में इस फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बनते हैं यासिर अराफात। यासिर अराफात एक डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ने की कोशिश करते हैं, इज़राइल के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और पैरेलल वो अपनी एक आर्मी भी चलाते हैं। तो एक तरीके से वो सैन्य संगठन और एक राजनीतिक संगठन दोनों तौर पर फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यासिर अराफात को जगह मिली, संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने अपनी बात रखी और पूरी दुनिया में एक तरीके से यासिर अराफात छा गए। ये माना जाने लगा कि फ़लस्तीनियों के साथ
वहाँ के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। इसी बीच में 1973 में एक बार फिर इजराइल के ऊपर उसके जो पड़ोसी देश हैं उन लोगों ने फिर से हमला बोला। बहुत ही ख़तरनाक हमला था और इजराइल की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उस हमले की तुलना अभी जो हमास ने उस पर हमला किया है उसी से की जा रही है। वो भी बड़ा ख़तरनाक हमला था, लेकिन अल्टीमेटली उसमें भी इजराइल को एक तरीके से जीत, यानी 1948, 1967 और 1973 इस 3 बार इजराइल के पड़ोसी देशों मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने उस पर हमला किया और तीनों ही बार इजराइल ने अकेले ही इन तीनों को हरा दिया। अब 1993 में अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और फ़लस्तीन के बीच, पीएलओ के बीच, यही फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके बीच एक समझौता होता है जिसको ओस्लो अकॉर्ड कहते हैं। इस ओस्लो अकॉर्ड के तहत जो फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल वेस्ट बैंक और गज़ा पट्टी का इलाका इनको देने को तैयार हो गया। वहाँ पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी नाम से इन दोनों ही प्लेसेस को, इन दोनों जगहों को, वेस्ट बैंक और गज़ा पट्टी को, इन दोनों जगहों को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तौर पर मान्यता दी गई। और इसराइल ने भी ओस्लो अकॉर्ड के तहत ये माना, उसको मान्यता दे दी और फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका समझौता हुआ। दूसरी ओर जो फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फ़लस्तीन का प्रतिनिधित्व कर रहा था, एकमात्र उसी को प्रतिनिधि माना गया और किसी को प्रतिनिधि नहीं माना गया, उस फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसराइल को भी एक देश के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय देश के तौर पर मान्यता दे दी। तो ये उसकी अपनी पूरी कहानी रही। लेकिन हुआ क्या कि जिन दिनों में, यानी 60 और 70 के दशक में, ख़ास तौर पर 70 के दशक में, जब यासिर अराफात के नेतृत्व में फ़लस्तीन की बात पूरी दुनिया के मंचों से कही जा रही थी, सुनी जा रही थी। यासिर अराफात के भारत से भी बहुत अच्छे रिलेशन थे, भारत ने भी फ़लस्तीन को एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मान्यता दी। यासिर अराफात की जब इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी पूरी दुनिया में और फ़लस्तीन की बात सुनी जा रही थी, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी सुनी जा रही थी, और ये कोशिशें हो रही थी कि फ़लस्तीनी लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी भरपाई की जाए, तो इसराइल को लगा कि अब वो इतना बड़ा, और इसराइल इस बीच लगातार तरक्की करता जा रहा था, ख़ास तौर से सैन्य क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, और उसकी इंटेलिजेंस सर्विसेज तो इतनी दुनिया भर में मशहूर हैं ही। ये अलग बात है कि अभी जो हाल फिलहाल हमला हुआ है उसमें उसकी नाकामी की बात आ रही है। निश्चित तौर पर वो नाकाम रही, क्योंकि इतने बड़े हमले को वो समझ नहीं पाई, कैसे नहीं समझ पाई, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन उसने बहुत कम समय में बहुत तेज़ तरक्की की, और ऐसा कहा जाता है, अब उसके पीछे वजह चाहे जो हो, कि यासिर अराफात की काट में ही, और यासिर अराफात ने की जो पार्टी थी उसको फतेह पार्टी कहते थे, यासिर अराफात की काट में ही उस इजराइल ने वहीं पर एक संगठन को बैकअप देना शुरू किया। ये जो हमास संगठन है, जिसने भी अपने को राजनीतिक पार्टी के तौर पर शुरू में स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि इसकी गतिविधियां हमेशा से वो चरमपंथी रहीं, उग्रवादी रहीं, आतंक फैलाने वाली रहीं, शुरुआती दौर में ऐसा कहा जाता है कि इसराइल ने ही उसको सपोर्ट किया, यद्यपि उसको सबसे बड़ा समर्थन कतर और ईरान से मिलता है। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा कहा जाता है कि यासिर अराफात की काट के लिए उसने ही इस संगठन को खड़ा किया। लेकिन चूंकि हमास संगठन उग्रपंथी संगठन था और उसका अपना उद्देश्य ये है कि ये पूरा का पूरा इलाका फ़लस्तीन का है जहां आज इसराइल बसा हुआ है, तो ये उनको वहां से पूरी तरह से हटाना चाहते हैं। इसलिए वो अब इसराइल के लिए सबसे बड़ा नासूर बन गए। तो ये इसराइल और फ़लस्तीन की पूरी कहानी है, और कैसे 100 साल के भीतर परिस्थितियां बदली। फ़लस्तीन जो एक क्षेत्र था, फ़लस्तीनी एरिया जहां अरब लोग रहते थे, वहां कैसे पूरे यूरोप से यहूदियों को ला करके बसाया गया और फिर यहूदियों का एक अपना देश बना दिया गया वहां पर इज़राइल, और आज फ़लस्तीनी वहां से बाहर हो गए हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी में से एक चरमपंथी संगठन, उग्रवादी संगठन, आतंकवादी संगठन हमास तैयार हो गया, जो
वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ फैला रहा है और उसी के खिलाफ अब इजराइल ने युद्ध छेड़ रखा है।